अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं उम्मे आसमा सईद के कलम से तहरीर करदा नावल जज्बों की तिजारत के एपिसोड नंबर 6 को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। करीम संजरानी जॉगिंग करके अब अपने फ्लैट पर वापस आ गया था। वो फ्लोरेंस के स्ट्रीट रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी उस लड़की से एक बार फिर से रेस हारने के लिए रेसिंग का मुकाबला फिक्स कराया था। फ्लैट में दाखिल होते ही उसे मुख्तलिफ खानों की खुशबू से उसे पाकिस्तान की याद आई थी। वो जान गया था कि आफाक और हारिब ने मिलकर आज पूरा बूफे तैयार किया होगा। लो जी, हमारे मेहमान खसूसी आ गए। आए सर, आपके लिए हर किस्म का खाना तैयार है। हारिब ने किचन से आते हुए अपना एप्रन उतारा। वहीं हारिब की बात पर करीम संजरानी के कानों में अमसल आलम के वो अल्फाज याद आ रहे थे जो वह हर आते जाते लोगों को कहती थी। हारिब अब टेबल पर प्लेट रख रहा था। करीम, मैंने तुम्हारी पसंद की डिश बनाई है, फ्रेश होकर आ जाओ जल्दी से। आफाक ने किचन से ही आवाज़ लगाई थी। वो तीनों ही खाना बनाने में माहिर थे। बचपन से लेकर अब तक तीनों ने मुख्तलिफ जगहों पर रहकर अपना काम खुद करने की आदी हो चुके थे और यही वजह थी संजरानी हाउस में कोई रहता नहीं था और यही शिकवा जहांगीर साहब को रहता था। इसलिए उन्होंने अपने बाकी के दोनों बच्चों को पाकिस्तान तो क्या घर से बाहर कहीं और एक कदम भी नहीं रखने दिया था। आफाक की बात पर करीम संजरानी चलता हुआ किचन की तरफ आया था। वैसे अगर तुम दोनों यहाँ ही शिफ्ट हो जाओ तो मुझे शादी की ज़रूरत ही ना पड़े। करीम संजरानी ने फ्रिज से पानी की बोतल निकालते हुए दोनों की तरफ देखा जो अब अपना अपना काम छोड़कर उसी की तरफ देख रहे थे। अच्छा अच्छा, अब दोबारा नहीं कहता। हाथों को ऊपर उठाए जैसे करीम संजरानी ने सरेंडर किया था। आफाक और हारी पहले ही करीम संजरानी की वजह से बदनाम थे। घर से लेकर पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी तक ये बातें गर्दिश करती थी कि तीनों में ऐसा कुछ तो है, एक की शादी नहीं रहती तो बाकी दोनों शादी से भागते हैं। मुझे तुम दोनों से ज़रूरी बात करनी है। करीम संजरानी पानी का घूंट लेकर दोनों की तरफ देखा। ठीक है, बता देना, लेकिन अभी हम बिजी हैं। हारिब ने कंधे उचकाते हुए लापरवाही दिखाई, लेकिन दिमाग की घंटी बज रही थी कि करीम संजरानी ने क्या बात करनी है। आफाक ने भी कुछ रिस्पांस नहीं दिया था। वो पास्ता बनाने में मसरूफ था। इससे पहले कि दोनों बैक वक्त बोलते फ्लैट की बेल हुई। करीम, कम अज़ कम दरवाज़ा तो खोल दो। आफाक ने जैसे मुड़कर देखा, करीम संजरानी किचन से गायब था। वो दोनों तो यही समझ रहे थे कि वो अभी तक वहीं होगा और ख़ुद ही बात बता देगा, लेकिन करीम संजरानी ने दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। हारिब बुरा सा मुँह बनाते हुए दरवाजे की तरफ चला गया था। जी जनाब, आए, आप ही का ही इंतज़ार हो रहा था। रज़ा को सामने देकर हारिब ने थोड़ा झुककर कहा था। वीआईपी लोग हमेशा लेट ही आते हैं। रज़ा भी लापरवाही से कहते हुए आगे चला गया था। वहीं हारिब दांत पीसते हुए रह गया था। खाने के टेबल पर मुकम्मल खामोशी थी। तीनों अब करीम संजरानी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। शहाब सुल्तान इटली आ रहे। करीम संजरानी ने पास्ते का चम्मच मुंह में डालते हुए सबकी तरफ देखा। हारिब के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। वो शहाब सुल्तान के हर काम से वाकिफ था। हर हरकत से वो बस रुका हुआ था तो सिर्फ करीम संजरानी की वजह से। आखिर शहाब सुल्तान करीम संजरानी के ख़ानदान से ही था। वो क्यों आ रहे? आफाक ने खाने से हाथ रखते हुए कहा। मेरी नाकामी का जश्न मनाने। करीम संजरानी की बात करते हुए चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। इतना बेहिस इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। आफाक को जितनी चिढ़ शहाब सुल्तान से थी, शायद ही उन चारों में से किसी को थी। तो वो कब आ रहा है? आफाक ने दोबारा खाने पर फोकस करते हुए कहा। कल रात की फ़्लाइट है। इस बार हारिब ने जवाब दिया। तुम्हें पता था? आफाक ने हैरत से देखा। नहीं तो मुझे करीम ने मैसेज करके बताया था कि मैं उसे एयरपोर्ट पर लेने जाऊं। हारिब ने अपनी गर्दन बचाते हुए फ़ौरन झूठ का सहारा लिया था। खैर छोड़ो इन सब बातों को। वो यहाँ मेरी नाकामी का जश्न मनाने आ रहा है तो हम भी उसका अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। वो मुझे जो समझ रहा है उसे वो समझने देते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि तराजू में रखी चीज़ का मयार भी उसके वज़न के हिसाब से हो। और शहाब सुल्तान से ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए कल की रेस है। करीम संजरानी की आखिरी बात पर रज़ा के गले में जाता पानी का घूंट अटक गया था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हारिब और आफाक एक ज़बान बोले। क्यों नहीं? इसमें ऐसी कौन सी बात है? मैं पहले भी तो रेसिंग करता था। करीम संजरानी का इत्मीनान से बात करना ही दोनों को परेशान कर गया था। करीम, पहले की बात और थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ। हारिब ने टेबल से उठते हुए करीम संजरानी को देखा। मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करो। मैं 32 साल का हूँ। करीम संजरानी की संजीदगी को देखते हुए दोनों ने रज़ा की तरफ देखा जो कंधे उचका गया था। करीम, तुम बात को समझो। 4 साल तुमने जिस हालत में गुजारे थे वो हमें मालूम है और वैसे भी डैड इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। हारिब ने अपना आखिरी पत्ता फेंका। डैड को बताएगा कौन? तुम तीनों। करीम संजरानी ने सोफे पर बैठते हुए बड़े इत्मीनान से कहा। अलबत्ता हारिब और आफाक को बेचैनी लग गई थी। वही रज़ा अपना खाना ख़त्म करने में मसरूफ़ था। कुछ दिन पहले यही शौक रज़ा को लगा था और आज दोनों की बारी थी।
करीम, वजह क्या है 4 साल बाद रेसिंग करने की? अब क्या आफाक ने कदरे संजीदा होकर कहा। वो दोनों भी अब सोफे पर आकर बैठ गए थे। मुझे किसी की मदद करनी है। करीम संजरानी की बात पर रज़ा ने नफ़ी में सर हिलाते हुए आखिरी निवाला लिया। तो करीम, मदद करने के और भी बहुत से तरीके, यही क्यों? आफाक की बात पर करीम संजरानी के चेहरे पर छाई संजीदगी में इजाफा हुआ था। मैं चाय बनाने लगा हूँ, अब आप सबको चाहिए तो बता दें। इससे पहले करीम संजरानी कुछ बोलता रज़ा की बात पर दोनों ने उसकी तरफ देखा। रज़ा आंखों के इशारे से दोनों को बहुत कुछ वाज़ेह कर किया था। ठीक है, बना दो। रज़ा के इशारा मिलने पर दोनों अब हैरत से करीम संजरानी की तरफ देख रहे थे। वो एक लड़की के लिए अपनी ज़िंदगी को खतरे में कैसे डाल सकता था, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वह ये सब कर चुका था। वो बहुत खुददार है, मेरी वैसी मदद नहीं रहेगी। करीम संजरानी ने अब टांग पर टांग रखते हुए टीवी ऑन किया। तो मामला लड़की का है। अब दोनों सीधे होकर इत्मीनान से बैठ गए थे। जैसा तुम लोग समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। करीम संजरानी ने अब टांग पर टांग रखते हुए टीवी ऑन किया। तो मामला लड़की का है। अब दोनों सीधी होकर इत्मीनान से बैठ गए थे। जैसे तुम लोग समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस मदद करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। करीम संजरानी ने दोनों की गलतफहमी को दूर करना मुनासिब समझा। डैड का क्या होगा? अगर किसी ने बता दिया तो? तुम्हें पता भी है कि डैड के बंदे हर जगह पर होते हैं। हारिब ने अब कदरे संजीदा लहजे में कहा। लेकिन जहाँ रेस है वहाँ नहीं होंगे। रज़ा को पता है। करीम संजरानी की बात पर रज़ा जो चाय का लेकर आया था चौंक गया। जब तुमने इशारे से सब बता दिया तो बाकी सभी बता दो। करीम संजरानी की बात पर रज़ा का दिल किया कि उसी चाय के कप में डूब जाए। वो कैसे भूल गया था कि करीम संजरानी की 2 नहीं 4 आंखें हैं। करीम साहब ठीक कह रहे हैं। वजह का स्टूडेंट्स ने अपने लिए बना लिया। यहाँ तक कि इस जगह पर क्या होता है यहाँ की गवर्नमेंट को भी नहीं पता। सबको यही मालूम है कि इस हादसे के बाद इस ओल्ड ब्रिज को रेसिंग के लिए बंद कर दिया है। बस ट्रैफिक का आना जा रहा है। रज़ा की तफसील बताते हुए दोनों कुछ सोच में पड़ गए थे और वहीं करीम संजरानी ने बेमकसद चैनल तब्दील कर रहा था। रात के 8 बज रहे थे और फ्लोरेंस के ओल्ड ब्रिज पर वो चारों मौजूद थे। रेस 9 बजे शुरू होनी थी और वुल्फ हमेशा ऑन टाइम आता था और आज रेस शुरू होने से 1 घंटा पहले ही वो चारों वहाँ थे। मैं तुम्हारी जगह रेस कर लेता हूँ। हारना ही है ना? मैं हार जाऊँगा। आफाक ने एक आखिरी कोशिश की। नहीं, तुम मेरी जगह नहीं जा सकते। मैंने उससे वादा किया कि मैं ही रेस में आऊँगा। करीम संजरानी ने आज ना तो मास्क पहना था और ना ही खुद को छुपाने के लिए कोई और इंतज़ाम किया था। वह आज खुद को अमसल आलम के सामने लाना चाहता था। ठीक है। आफाक कहकर दोबारा ब्रिज के दूसरी जानिब देखना शुरू हो गया था, जहाँ आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स रेस देखने आ रहे थे। हारिब और आफाक ने उसे हादसे के बाद बहुत बार कोशिश की थी कि करीम संजरानी बाइक पर बैठ सके, उसको चला सके, लेकिन बाइक पर बैठना तो दूर की बात, करीम संजरानी ने कार ड्राइव करना छोड़ दी थी। आज वो दोनों मुतमईन थे, शायद खुश भी, लेकिन एक खौफ भी दोनों के दिल में था। 8:45 हो चुके थे। करीम संजरानी हेलमेट पहने अमसल का वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। वो कभी रेस में देर से नहीं आती थी। ये बात रज़ा ने मालूम करके बताई थी, लेकिन आज क्यों वो लेट थी? अमसल की यूनिवर्सिटी के ग्रुप का भी कोई मेंबर नहीं था। तभी सामने से वुल्फ आता दिखाई दिया। रज़ा, जाओ उसके पास मालूम करो। करीम संजरानी ने रज़ा को कहा। वो वुल्फ की तरफ बढ़ गया था। थोड़ी देर में ही रज़ा ने आकर बताया कि वो लड़की बस पहुंचने वाली है। करीम संजरानी ने रज़ा की बात सुनते हुए हाथों पर ग्लव्स पहने वहीं आफाक और हारिब मुंतज़िर थे उस लड़की को कि जब सामने से आती हैवी बाइक नजर आई। करीम संजरानी तो दूर से आती अमसल को पहचान किया था, लेकिन आफाक और हारिब ने इतना नोट नहीं किया। तुम इतनी देर से क्यों आई है मी? वुल्फ ने अमसल को देखते हुए कहा, जब अपना हेलमेट उतार रही थी। वहीं रज़ा ने हारिब को कोहनी मारते हुए अमसल की तरफ इशारा किया। ये है वो बच्ची? नहीं, मेरा मतलब लड़की। हारिब के बेख्तियार कहने पर आफाक और करीम संजरानी ने हारिब की तरफ देखा, जो अपनी बात बदल चुका था। वो स्टूडेंट है तो छोटी ही होगी ना, इसलिए करीम उसकी मदद कर रहा है। आफाक ने ना जाने क्यों अमसल का दिफा किया था। शायद वो खुद को भी समझा रहा था इस मोहब्बत के हाथों जो वो कर चुका था। हाँ, कह तो ठीक रहे हो। हारिब अब घड़ी की तरफ देख रहा था, जहाँ 9 बजने में भी 5 मिनट थे। बस कुछ प्रॉब्लम हो गई थी वुल्फ, इसलिए लेट हुई। अमसल ने वुल्फ को कहते हुए अपने दाएं जानिब देखा, जहाँ 4 लोग मौजूद थे। अमसल की यूं गर्दन मोड़कर देखने पर करीम संजरानी ठटक गया था। आज अमसल ने मास्क लगाया हुआ था और अब 2 नीली आंखों में आज वो जोश नहीं था, एक अजीब उदासी थी। वुल्फ को उससे कोई सरोकार नहीं था कि अमसल के साथ क्या हुआ था क्या नहीं, लेकिन वहाँ मौजूद करीम संजरानी परेशान ज़रूर हो गया था। रेस का टाइम शुरू हो गया था, जहाँ आज अमसल गायब दिमाग थी। वहीं करीम संजरानी को अब घबराहट और खौफ नहीं था। वो पहली रेस पर ही ये सब कुछ पीछे छोड़ आया था। रेस के शुरू होते ही वहाँ मौजूद सब स्टूडेंट्स की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। हारिब और आफाक दोनों को तो हार्ट अटैक होने वाला था जब वो करीम संजरानी को बगैर किसी खौफ और घबराहट के बाइक चलाते देख रहे थे। ये दूसरी बार है, इसलिए हैरान मत हो। रज़ा की बात पर दोनों ने अब रज़ा की तरफ देखा, जो अब सर खुजा रहा था। करीम संजरानी ने बाइक चलाते हुए अमसल के बराबर आ गया था, जहाँ अमसल आंखों में तकलीफ लिए मुश्किल से बाइक चला रही थी। आप ठीक तो है ना? करीम संजरानी ने जैसे एक हाथ से अपना हेलमेट उतारकर अमसल को कहा और वहीं करीम संजरानी की तरफ गर्दन मोड़कर देखते ही अमसल की बाइक का बैलेंस खराब हुआ। वह एक पल के लिए करीम संजरानी को देखकर ठटक गई थी।
वहीं करीम संजरानी ने फ़ौरन अमसल के बाइक का हैंडल पकड़ा। अमसल ने सर को थोड़ा झुकाकर शुक्रिया का अंदाज किया और रेस बढ़ाते हुए आगे निकल गई थी। करीम संजरानी को ये रेस हारनी थी और अब वो हार चुका था। बाइक को ब्रिज की साइड पर खड़ा करते हुए उसने रज़ा को कॉल मिलाई। रज़ा, गाड़ी लेकर ब्रिज की दूसरी तरफ आओ और वुल्फ को पैसे दे देना। हारिब और आफाक को कह दो मैं फ्लैट पर मिलूंगा, वो लोग चले जाएं। करीम संजरानी की हिदायत पर रज़ा ने दोनों को बता दिया था और खुद वुल्फ को रेस के पैसे देकर गाड़ी लेकर ब्रिज के दूसरी तरफ निकल पड़ा था। अमसल विंग पॉइंट पर आकर रुक गई थी। उसकी बढ़ती सांस और दिल पर रखे हाथ को दूर से करीम संजरानी देख रहा था। एक दर्द की लहर अमसल के पूरे वजूद में उठी थी और साथ ही एक आंसू का कतरा नीली आंखों से निकलकर गिरा था। डैड, आप मम्मी पर हाथ कैसे उठा सकते हैं? आपको पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ, लेकिन आज के बाद आपने मम्मी को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ज़ुहैब आलम आज फिर नशा करके आया था। नशे के साथ साथ वो जुए में भी बहुत कुछ हार गया था। एक तो नशा और फिर हार का दुख। ज़ुहैब आलम आज अपने आप में ही नहीं था। घर आते ही वो ज़ुलेखा बेगम पर बुरी तरह से पल पड़ा। कमरे में मौजूद अमसल अनवाल को बाहों में भरे बैठी थी और अनवाल सहमी हुई थी। बाहर से मुसलसल बोलने, रोने और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। अमसल की बेचैनी तब बढ़ी जब ज़ुलेखा बेगम की आवाज़ आना बंद हो गई थी। अनवाल, तुम बाहर नहीं आओगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं मम्मी को देखने जा रही हूँ, समझ गई? अमसल ने अनवाल को तंबी करते हुए कमरे से बाहर निकलकर जैसे टीवी लाउंज में उसके हलक से चीख निकली थी। जिसे उसने अपने मुंह पर दोनों हाथ रखकर रोक लिया था। अमसल वहीं ज़मीन पर ज़ुलेखा बेगम के बेहोश वजूद के पास आई। ये क्या कर दिया डैड आपने? आपको ज़रा शर्म नहीं आती मम्मी को मारते हुए? क्या बिगाड़ा था इन्होंने आपका? आपको पैसे चाहिए तो मुझसे ले लें। अपने बाप से बदतमीज़ी करेगी? निकली हो ना अपनी माँ की तरह, नाफरमान। ज़ुहैब आलम नशे में धुत आज ये भूल गया था कि सामने वही अमसल आलम थी जिसकी पैदाइश पर उसने पूरे फ्लोरेंस को सजा दिया था, जिसमें उसकी जान बसती थी। और आज वो अपनी जान से प्यारी बेटी पर भी हाथ उठा गया था जो अपनी माँ को बचाने के लिए उसे बाजुओं के हिसार में छुपाए बैठी थी। ज़ुहैब आलम अमसल के कमरे से सारे पैसे ले गया था और अमसल अपने फटे होंठ और ज़ख्मी टांग के साथ अपनी माँ को होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे वुल्फ की कॉल आई और उसे याद आया कि उसकी आज रेस थी। अगर ज़ुहैब आलम ये सब ना करता, सारे पैसे लेकर ना जाता, तो शायद वो अपनी माँ की हालत को देखकर रेस को कैंसिल कर देती। एक मजबूरी थी या कुदरत को कुछ और मंजूर था और अमसल अब रेस वाली जगह पर मौजूद थी। आप ठीक तो हैं ना? करीम संजरानी की आवाज़ पर अमसल दर्द की कैफियत से बाहर निकली थी। आंसुओं को हलक में उतारते हुए उसने सांस लेना चाहा, लेकिन सांस सीने में ही अटक गया था और वह वहीं ज़मीन पर गिरते गिरते करीम संजरानी की बाहों में झूल गई थी। इन पर तशद्दुद हुआ। इस उम्र में यूँ तशद्दुद करना सीधा सीधा पुलिस केस है। लेकिन करीम साहब, हम आपको जानते हैं तो हम इतनी फेवर आपको दे सकते हैं कि पुलिस को ना बताएं, लेकिन आप इनके क्या लगते हैं हमें अपने रिकॉर्ड में लिखने हैं। कल को अगर इनके साथ कोई और मसला होता है तो हमें आपका पता हो। डॉक्टर ने अमसल का चेकअप करके उसे इंजेक्शन दिया था और वह अब गहरी नींद में थी। ये मेरी छोटी बहन है। डॉक्टर की बात सुनकर करीम संजरानी ने गहरा सांस लिया। वह जवाब देता या कुछ कहता, पास खड़ा रज़ा फ़ौरन बोल पड़ा, जी डॉक्टर साहिबा, ये मेरी छोटी बहन है। यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स में बहस हो गई थी, बस इसी का नतीजा है। आपको तो पता है फ्लोरेंस के स्टूडेंट्स का, इसलिए हमने पुलिस को नहीं बताया, इसकी पढ़ाई पर असर पड़ता। रज़ा की बात पर डॉक्टर मुतमईन होकर रज़ा से कुछ पेपर साइन करवा के वहाँ से चली गई थी और करीम संजरानी रज़ा को देख रहा था। चेहरे पर गुस्सा और संजीदगी वाज़ेह थी। आई एम सॉरी करीम साहब, अगर मैंने आपकी इजाज़त के बगैर कुछ गलत कह दिया हो। मुझे लगा कि आपके लिए बताना मुश्किल होगा, इसलिए मैंने कह दिया। मेरे लिए क्यों मुश्किल होता, बताओ ज़रा? करीम संजरानी ने लफ्ज़ों को चबा चबा कर कहा। रज़ा का इस तरह कहना करीम संजरानी को क्यों बुरा लगा था? वो खुद भी अनजान था। वो आप क्या बताते? आप बहन तो नहीं बता सकते थे, डॉक्टर को पता है आपकी फैमिली का, और रही बात बीवी, तो वो नामुमकिन था। वो लड़की आपसे बहुत छोटी है। रज़ा बात करते हुए फ़ौरन सर झुका गया था। वो करीम संजरानी को क्या बावर करवाना चाहता था ये वो अच्छे से जानता था, लेकिन करीम संजरानी ये नहीं जानता था कि वो बस करीम संजरानी को किसी और के लिए बचाना चाहता था। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज के एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।